हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल सीरीज को। ये भूगोल के प्रश्न आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। चाहे आप बिहार 2.0 की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, आने वाले DSSP की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, जीडी सभी के लिए प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने 5वां, बी है 6ठा, सी है 7वां और डी है 8वां। तो हम सभी आराम से इसका उत्तर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें क्रम पर आता है। बदलते पैटर्न के अनुसार प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिए गए देशों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में लगाइए। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका आता है, तो उसके लिए भी याद रखेंगे एक चीन के बाद आपका जो पूरी ट्रिक ही आप लिख लीजिएगा, रुक चीन अब आया भारत टीना। रुक चीन अब आया भारत टीना। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे। तो रू से हो जाएगा आपका रूस, और का से हो जाएगा कनाडा, ची से हो जाएगा चीन, से हो जाएगा पूरा आपका चीन यानी कि चाइना, आ से हो जाएगा अमेरिका, और बा से हो जाएगा आपका ब्राज़ील, और उसके बाद आया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत से हो जाएगा भारत। तो यानी कि आपके 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो 7वें क्रम में आपका भारत आ जाता है, और यहाँ टीना से हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। अगर आपसे कभी 8वां देश पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वें नंबर पर आने वाला देश कौन सा है, तो वो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल करेंगे। सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत, और 8वें नंबर पर आता है आपका अर्जेंटीना। तो आई होप कि आपको आसानी से ये क्रम याद हो गया होगा और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि भारतवर्ष आकार में विश्व का है। भारतवर्ष आकार के अनुसार विश्व का है। ऑप्शन ए है 5वां सबसे बड़ा देश, बी है 6ठा सबसे बड़ा देश, सी है 7वां सबसे बड़ा देश और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अभी अभी हमने देखा था, तो आकार के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार दोनों ही बातें एक ही जो है अर्थ को स्पष्ट कर रही हैं। तो वहाँ भी आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन ए है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या निवास करती है, या 18% या 28%। और आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न आपका 39th बीपीएससी में पूछा जा चुका है, और ये सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं बल्कि अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। इवन ये आपका सुपर टेट में भी आ चुका है, सी टेट में भी आ चुका है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो आपका अप्रॉक्स आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका इक्वरेट आंसर होगा वह हो जाएगा 17.5 यानी कि 17.5%। तो अगर आपके पूरे क्षेत्रफल की बात की जाए तो विश्व के पूरे 100% क्षेत्रफल का मात्र 2.4% जो आपका एरिया है वह भारत के हिस्से में आता है। लेकिन यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका अकेले 70.5% लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ चुका होगा। तो देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो आप याद रखेंगे कि आपको 17.5 भी मिल सकता है और 17 भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन ए है 5 लाख, बी है 6,30,000, सी है 8 लाख और डी है इनमें से कोई नहीं। चूंकि आंसर आप लोगों को दिख ही चुका था तो इनमें से
कोई नहीं है। तो अब इसका हम विश्लेषण भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही होगा, क्योंकि ये आपके विकल्प में दिया गया नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए, भारत का कुल क्षेत्रफल 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलना आता है तो आप लाख को, हजार को, 10,000 को मिलियन में, ट्रिलियन में और 100,000 में बदलिए और अपना आंसर कीजिए। बी है आपके सामने, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर है। सी है, भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। और डी विकल्प है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको यही पता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भी आपका उत्तर यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि भारत में कुल राज्यों की संख्या 26 नहीं बल्कि वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दिए हुए ऊपर के सभी विकल्प सही हो जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें टू द पॉइंट से एक बार रिकॉल कर लेंगे कि अगर आपका मिलियन में पूछा जाए तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार आपका यानी कि बात की जाए इस प्रकार से आप भारत को बनाएंगे। 1 सेकेंड, ये रहा आपका भारत। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो ये वाला जो आपका विस्तार है वह कितना है, तो ये विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी। और अगर इस वाले अक्षांश की बात की जाए तो इसे कहेंगे हम क्या, दक्षिणी यानी रेखीय विस्तार। तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 से पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो भारत के लिए कुछ कथन कहे गए जिनमें से असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है, भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अभी अभी हमने देखा था, रुक चीन अब आया, भारत टीना, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और उसके बाद क्या आ जाता है, ब्राज़ील के बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सी है, इसकी भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनमें से पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है कि ये 7वां सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा है कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो जी हाँ, क्योंकि अभी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि यूनेस्को ने घोषित किया है, अभी इसकी पर्टिकुलर कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, आने वाले समय में ये जो है दुनिया का पहला जनसंख्या में राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन अभी आपका कौन है, चीन है, और चीन को पीछे करके भारत पहले नंबर पर आने वाला है। सी की अगर बात की जाए कि इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो बिल्कुल इसकी जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसकी तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का विस्तृत है यानी कि जो भारत है उसका विस्तार किस प्रकार है। 37 डिग्री 17 मिनट 53 से उत्तर और 8 डिग्री 6 मिनट 28 से दक्षिण के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा कहीं भारत है वह पूरे, अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो पूरा विश्व ये आपका एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर आपकी ये हो जाएगी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के ऊपर आपके ये कहीं पर जो है भारत की स्थिति बनती है। तो इसका मतलब ये तो सिद्ध हो जाता है कि जो भारत है वह कहाँ पर पड़ेगा, तो उत्तर दिशा में ही पड़ेगा। उसका ऊपरी बिंदु भी उत्तर दिशा में होगा, नीचे का बिंदु भी उत्तर ही जो है उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ने वाला है। तो यहाँ से दक्षिण दक्षिण वाले तो सारे ही ऑप्शन हम कट कर देंगे। अब हमारे सामने जो एक विकल्प बचता है वह बचता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का विस्तार कहाँ से है। तो देखिए, इस प्रकार से क्या होता है कि अगर हमारे माइंड में थोड़ी भी थ्योरी सेट है तो हम ऑप्शन को आसानी से निकाल ले जाते हैं। तो दक्षिण वाले तो आपके होने नहीं है। तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 से उत्तर और 8 डिग्री 28 से उत्तर के बीच में भारत की स्थिति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से
किस एक से भी होकर गुजरता है? तो एक अक्षांश जो कि सिक्किम से होकर के गुजरता है वह साथ ही साथ और किससे होकर के गुजरता है? ऑप्शन ए है राजस्थान से, बी है पंजाब से, सी है हिमाचल प्रदेश से, डी है जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर के गुजरता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब देखिए, अगर आपको देशांतर और अक्षांशीय रेखाओं के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल 180 यानी कि 180 है, और अगर हम बीच की रेखा को भी जोड़ लेते हैं तो 180 प्लस 1 यानी कि 181 भी देखने को मिल सकता है। देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से कौन सी रेखा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से या किस क्षेत्र से होकर के जिले से गुजर रही है? तो जोधपुर से या जैसलमेर से, धौलपुर से या नागौर से। तो हम सभी जानते हैं कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, जो कि हमारी भारत की मानक समय रेखा है। यहाँ पर 70 डिग्री की बात की जा रही है, तो ये हमारी गुजरती है जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा से, बी है बिहार यानी कि झारखंड से, और सी है उत्तर प्रदेश से, डी है आंध्र प्रदेश से। तो प्रश्न को हल करने से पहले पहला प्रश्न आपके सामने ये आता है, प्रश्न में से ही प्रश्न कि ये बिहार और झारखंड एक साथ क्यों लिखा हुआ है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले बिहार और झारखंड एक में ही हुआ करता था, जिससे झारखंड को अलग किया गया। और बिहार से झारखंड को किस तिथि को अलग किया गया यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 15 नवंबर सन 2000 को जो झारखंड है वह बिहार से अलग हो चुका था। तो इससे पहले चूंकि ये बिहार के ही क्षेत्र में आता था तो इसीलिए आपके यहाँ पे दोनों ऑप्शन को साथ में लिख दिया गया है। तो अब आप आसानी से अपने उत्तर को एलिमिनेट कर पाएंगे। 15 नवंबर को ही क्यों किया गया, अगर इसके लिए भी अगर आपके मन में प्रश्न आता है तो जान लीजिएगा, क्योंकि झारखंड जो कि एक जनजातीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और जनजातीय क्षेत्र में ही आपके थे सबसे ज़्यादा विख्यात विरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासियों के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो विरसा मुंडा के जन्म तिथि पर ही 15 नवंबर पर ही जो है आपके झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। तो आई होप कि अब आप इस तिथि को और इस पूरी घटना को याद रख पाएंगे कि बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 15 नवंबर को होती है, जिस कारण ही झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया था। और जो कर्क रेखा है आपकी वो कहाँ से होकर के गुजरती है? तो दिए हुए ऑप्शंस में से बिहार से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं कि यह और किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो जो कर्क रेखा से भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से, जिसमें है सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था। तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर था। तो उस समय क्योंकि जो झारखंड है वो बिहार का ही भाग था, इसलिए उत्तर बी सही था। अब आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपके सामने बिहार जो है लिखा हुआ होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? नीचे कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, सी है उत्तर प्रदेश और डी है झारखंड। तो अभी अभी हमने देखा था कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही थी, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से। तो 1 और 2 तो आपका होना ही होना है। तो 1 और 2 तो आपके लगभग 3 विकल्प में दिए गए हैं, यानी कि चौथा तो आपका ऐसे ही कट जाता है। और हमने देखा था कि जो कर्क रेखा थी वह उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजर रही थी। तो जहाँ जहाँ आपका 3 नहीं है वही आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है? गुजरात से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए क्या होता है, एक ही प्रकार के प्रश्न बार बार आने से हमारा रिवीजन भी अच्छा हो जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि ये प्रश्न कितने प्रकार से और कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश से, बी है त्रिपुरा से, सी है मिजोरम से और डी है इनमें से सभी से। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इन सभी से। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन सभी से होकर के, गुजरात से, यहाँ से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 8 राज्यों से। फटाफट से उत्तर कर रहे होंगे अब आप।
अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो अभी अभी हमने देखा था कि बिहार, जो झारखंड और बिहार मिले हुए थे, तब हमने झारखंड और बिहार वाले उत्तर को सही किया था और हमने ये भी कहा था कि झारखंड जो है 15 नवंबर सन 2000 को अलग हो चुका है, इसलिए अब प्रश्न के अनुसार आपका जो सही विकल्प होगा वह झारखंड होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है छत्तीसगढ़, सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो इन तीनों से गुजरती है, सी राइट हो जाएगा आपका, मणिपुर से नहीं गुजरती है। देखिए यूपी आरओ में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे ज़्यादा पास में कौन स्थित है उसके? तो ऑप्शन ए है अगरतला, बी है गांधीनगर, सी है जबलपुर और डी है उज्जैन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गांधीनगर। कर्क रेखा सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है किसके? तो गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है आपका? गुजरात में है। अब कुछ आप देख लीजिए, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो अगर नगरों की बात की जाए तो कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये देखिए आपकी स्थिति दी हुई है कि कौन किस डिग्री कितने अक्षांश पर स्थित है, तो उसी के अनुसार आपका जो कोलकाता है वह उसके सबसे निकटतम स्थित है। और ये स्थितियां प्रत्येक ऑप्शंस के साथ बदलती भी रहेंगी, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न भी है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, सी है मिजोरम, बी है मणिपुर और डी है त्रिपुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो किस स्थान पर जो दिन है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा दिन की अवधि होगी, समय सबसे ज़्यादा होगा दिन में? तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी है भोपाल और डी है दिल्ली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दिल्ली। दिल्ली जो है जून माह में सबसे ज़्यादा दिन वहाँ पर बड़े होंगे। तो हम इसके जो थोड़ा सा विश्लेषण है उसको भी पढ़ लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण यानी कि जब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में है होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्पों में सबसे उत्तर में है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो आपको जो भी विकल्प दिए जाएं, आपको ये देखना है कि आपके मैप वाइज जो वो क्षेत्र है, वो एरिया है, वो किस दिशा में पड़ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर यदि वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है और जून का माह है, तो क्यों कि जून जो है 21 जून को हम जानते हैं सबसे बड़ा दिन होता है, तो जो है उस क्षेत्र का ही दिन सबसे बड़ा होगा, जो कि उत्तर दिशा में सबसे अधिक उत्तरोत्तर में स्थित होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? ऑप्शन ए है जबलपुर, बी है अहमदाबाद, सी है उज्जैन और डी है वाराणसी। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जबलपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए है माही, बी है चंबल और सी और डी मुझे लगता है देखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यही आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जो कर्क रेखा है वह माही नदी को 2 बार काटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर से किस नगर से होकर के गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा किस नगर से होकर के गुजरती है? तो पहली बात तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि गुजरती है। ऑप्शन ए है नागपुर से, बी है दिल्ली से, सी है पटना से, डी है इलाहाबाद से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद से। और इलाहाबाद में भी आपका पर्टिकुलर स्थान पूछा जाए तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर के ये गुजरती है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यायन रेखा है? तो ऑप्शन ए है 87.5 डिग्री, बी है 85 डिग्री, सी है 84 डिग्री और डी है 82 डिग्री पूर्वी। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही हम भारत की मानक समय रेखा भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किन स्थानों के समीप से लिया गया है इसे? तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद के नैनी से, बी है लखनऊ से, सी है मेरठ से और डी है मुजफ्फरनगर से। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? इलाहाबाद के नैनी से। देखिए इसमें होता क्या है कि हमने कर्क रेखा को उठाया, तो कर्क रेखा से जितने भी प्रश्न बन रहे थे हमने बार बार उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब हम देख रहे हैं मध्याह्न रेखा के बारे में, तो जितने प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो भारतीय मानक समय में और ग्रीनविच मानक समय में जो अंतर है वह कितना पाया जाता है? तो 4.5 घंटा आगे है, बी है 5.5 घंटा आगे है और सी है 5.5 घंटा पीछे है और डी है आपका 4.5 घंटा पीछे है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो भारतीय मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे है। तो आज के प्रश्नों को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे कोई क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, होगा आगे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।